हेलो स्टूडेंट्स, बीपीएससी के एग्जामिनेशन में अब बहुत कम टाइम बाकी है और ये 10 मिनट सीरीज़ आपको 10 मिनट में एक पूरा टॉपिक रिवाइज कराने के लिए काफ़ी है। आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है 10 मिनट से थोड़ा ज़्यादा समय लगे क्योंकि टॉपिक ही इतना बड़ा है। टॉपिक है 1857। लेकिन हाँ, इस 10 मिनट में जो भी चीज़ें आपके साथ डिस्कस की जाएंगी, सवाल सिर्फ वहीं से पूछा जाएगा। तो आप ध्यान से सारी बातों को सुने और इसको हम प्रायोरिटी बेसिस पे रखें कि जो सबसे ज़्यादा पूछने की उम्मीद है उसे पहले रखा गया है। पहली बात तो ये है कि ये हुआ क्यों, 1857 का जो पूरा रिवोल्ट है वो क्यों हुआ। क्योंकि ये बात आ गई कि जो आटा है उसमें बोन यानी हड्डी, गाय के हड्डी और सुअर पिग के हड्डी का कुछ पाउडर डाला गया है, डस्ट डाला गया है, ये स्पेक्ट्रम में लिखा हुआ है। और फिर होता है इनफील्ड राइफल का केस, यानी कि मुंह से जो कारतूस फाड़ना था उसका वो पूरा जो ऊपर का कवर है वो बना हुआ था पिग एंड काऊ के मीट से, यानी कि गाय और सुअर के मांस से, जिसे मिलिट्री को खुद से ही काटना था। और उस समय 87% तक जो मिलिट्री के लोग थे वो इंडियन थे। तो कैसे ऐसे हो सकता था, और यही बना इमीडिएट कॉज। तो इमीडिएट कॉज क्या है, यह है रॉयल इनफील्ड राइफल, राइट। अब हम देखेंगे कि 29 मार्च का वो दिन था 1857 में, जब एक सोल्जर जिनका नाम है मंगल पांडे, डेट याद रखना पड़ेगा 29 मार्च, इन्होंने रिवोल्ट कर दिया। ये 34वें रेजिमेंट के थे, नेटिव इन्फेंट्री का मतलब है पैदल सेना के थे ये, और ये 34वें रेजिमेंट के थे, बैरकपुर के थे। इन्होंने अपने जो कमांडर है उनको गोली मार दी थी। उसके बाद 8 अप्रैल 1857 में इनको फांसी दे दी गई, जिस कारण से 9 और 10 मई को यहाँ से 85 सोल्जर्स हैं जो कि मेरठ से, ये कहाँ पहुँचे, तो मेरठ से ये थर्ड नेटिव कावलरी के थे ये। तो ये लोग बेसिकली कावलरी के थे, ये इन्फेंट्री नहीं है, ये कावलरी हैं। तो इन्होंने शुरू किया और ये इन्होंने कहा कि दिल्ली चलो, दिल्ली चलेंगे। और फिर क्योंकि इन्होंने मुगल सम्राट के बारे में सुना था, तो बहादुर शाह जफर, जिनको बहादुर शाह टू के नाम से जानते हैं, इनको शहनशाह हिंदुस्तान का खिताब दिया गया और कहा गया कि आप हमारे राजा हैं, आप हम पर रूल करें, अंग्रेज़ हम पर रूल नहीं करेंगे। लेकिन बहादुर शाह जफ़र, जिनका एज भी बहुत ज़्यादा हो गया था और ये उतने समर्थ भी नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी ये रिवोल्ट शुरू हुआ। इस रिवोल्ट का चिन्ह चुना गया कमल का फूल और रोटी को। कहते हैं कि गालिब, जो कि महान गज़ल कहते थे, कविता कहते थे, तो गालिब ने ये पूरा रिवोल्ट देखा है। तो किन्होंने देखा है, गालिब ने देखा है। अब आप देखेंगे कि दिल्ली से ये शुरू हुआ। दिल्ली में बहादुर शाह जफ़र टू हैं। हम आपको साथ साथ बता रहे हैं कि कौन से अंग्रेज़ थे जिन्होंने रिवोल्ट को दबाया, ठीक है। तो बहादुर शाह जफ़र टू हैं और इनके साथ इनके जनरल बखत खान हैं। बखत खान और बहादुर शाह जफ़र टू। हडसन आते हैं लेकिन हडसन नहीं दबा पाते हैं। निकोलसन इनको, बहादुर शाह जफ़र टू को पकड़ के रंगून के जेल में डाल देते हैं, जहां पर 1862 में इनका निधन हो जाता है इनकी पत्नी के साथ। और इनके बच्चों को अंधा कर कर ये मार डालते हैं, इनके सारे बच्चों को बहादुर शाह जफ़र टू को मार देते हैं। इस कारण से ये आखिरी मुग़ल राजा हैं हमारे देश में। फिर हम देखेंगे कानपुर। तो कानपुर में नाना साहेब जिनको हम धोंदूपंत के नाम से जानते हैं, एक्चुअली नाना साहेब चाहते थे कि बाजीराव टू के, ये एडॉप्टेड सन थे, बाजीराव टू को जितना पेंशन दिया गया वही पेंशन इनको भी दिया जाए, लेकिन इनकी पेंशन बंद कर दी गई थी और इस कारण से इन्होंने रिवोल्ट किया था। तो धोंदूपंत को इनको कहा जाता है। इन्होंने तात्या तोपे, जिनको हम रामचंद्र पांडुरंग के नाम से जानते हैं, इनके साथ रिवोल्ट किया। यहाँ पर अटैक करने आए व्हीलर और हैवलॉक, लेकिन जो रिवोल्ट सप्रेस कर पाए वो थे कैंपवेल। तो कैंपवेल ने रिवोल्ट सप्रेस किया। नाना साहेब जो हैं वो नेपाल भाग गए और कहते हैं कि इसके बाद जो तात्या तोपे हैं, तात्या तोपे के दोस्त ने इनको धोखा दिया और 1859 में इनको मरवा दिया। अजीमुल्ला खान भी हैं जो कि कानपुर से रिवोल्ट को लीड करते हैं, इसका नेतृत्व करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई, इनके बारे में हम सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं इस रिवोल्ट के समय में। तो रानी लक्ष्मीबाई कहते हैं कि सबसे ज़्यादा ब्रेव तरीके से, एकलौता जो मर्द जो क्षेत्र में थी, जो युद्ध के फील्ड में थे, ह्यूग रोज इनके बारे में ऐसा कहते हैं। रानी लक्ष्मीबाई जो हैं वो लड़ते लड़ते ही मर गई। तो इनके बारे में हमने काफ़ी सारी कविताएँ भी पढ़ी हैं। ह्यूग रोज ने झांसी और ग्वालियर दोनों ही जगह इसको सप्रेस किया। लखनऊ में आप देखिएगा तो बेगम हजरत महल, इनके एडॉप्टेड पुत्र थे बिरगिस कादिर,
और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण, जो कि डलहौजी के द्वारा दिया गया था, हम जानते हैं कि ये अपने एडॉप्टेड बेटे को राजा नहीं बना सकती थी और इस कारण से बेगम हजरत महल ने रिवोल्ट शुरू किया। अब बेगम हजरत महल यहाँ पे लखनऊ में रिवोल्ट को रोकने के लिए कैम्पवेल, हैवलॉक, इंग्लिश सब आए थे। लॉरेंस ने फाइनली इस रिवोल्ट को रोका। बेगम हजरत महल कहाँ चली गई? तो नेपाल चली गई। लखनऊ में ही लड़ते हुए नील, कैप्टन नील की मृत्यु हुई थी। तो नील भी कहाँ आए थे? लखनऊ आए थे। फैजाबाद जिसे हम अयोध्या के नाम से जानते हैं, मौलवी अहमदुल्ला यहाँ पे नेतृत्व कर रहे थे फैजाबाद से। बरेली में थे खान बहादुर खान। बिहार में थे बाबू कुंवर सिंह का रिवोल्ट रोकने आए थे विलियम टेलर। और फिर 26 अप्रैल 1858 को बाबू कुंवर सिंह का निधन हो गया। बाबू कुंवर सिंह के बाद इनके भाई ने रिवोल्ट को संभाला था। कमेंट सेक्शन में इनके भाई का नाम आप मुझे बताइएगा। बनारस में मौलवी लियाकत अली बनारस के रिवोल्ट को करते हैं। कर्नल ऑनसेल जो हैं, इन्होंने बनारस में रिवोल्ट को रोका है। फिर हम देखेंगे कि ये जो आउटरम और टेलर थे, ये आउटरम और टेलर कौन है? ये वही विलियम टेलर हैं जो कि बिहार में आए थे रिवोल्ट को रोकने के लिए। इनका कहना था कि ये रिवोल्ट वगैरह कुछ नहीं है, ये हिंदू और मुस्लिम का एक कॉन्स्पिरेंसी है। तो ये आउटरम और टेलर कहते हैं, ये भी पूछा जाता है। वीडी सावरकर कहते हैं कि ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। लेकिन आरसी मजूमदार कहते हैं ना ही ये पहला है और ना ही कोई ये नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, ना ये राष्ट्रीय है। इनका कहना था क्योंकि पूरे देश तो लड़ा नहीं, सिर्फ नॉर्थ इंडिया के ही कुछ क्षेत्र में ये हुआ और ये पहला नहीं है क्योंकि इसके पहले भी हो चुका है। फिर हम देखेंगे कि एरिक स्टोक, इनका कहना है कि ये एलिस्ट इन कैरेक्टर था, यानी कि सिर्फ कुछ ही लोग थे, सारे लोग इसमें नहीं थे। लॉरेंस एंड सेले का कहना है, ये लॉरेंस और सेले कहते हैं कि ये बस एक सिपाही म्यूटिनी है। ये वही लॉरेंस है जहां पे आप देखिएगा कि ये लखनऊ में गए थे रिवोल्ट को रोकने के लिए। तो ये लॉरेंस और सेले कहते हैं कि ये कुछ नहीं है, बस ये छुटपुट सा सिपाही म्यूटिनी है। टी.आर. होम्स का कहना है कि ये सिविलाइजेशन और बार्बरिज्म, यानी कि हम लोगों को रहने का सलीका नहीं पता, अंग्रेज हमें सिखाने आए हैं और इस कारण से हमने रिवोल्ट कर दिया है, ये टी.आर. होम्स कहते हैं। मेल्सन का कहना है कि कुछ नहीं, ये सिपाही म्यूटिनी है। डिज़रायली, ये सवाल पूछा भी गया है, डिज़रायली का कहना है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा मिसट्रस्ट हो गया था, लोग इन पे विश्वास नहीं कर रहे थे अंग्रेज़ों पे, इस कारण से एक नेशनल रिवोल्ट हुआ। ये बात पूछा गया है आपके एग्जाम में। फिर आप देखेंगे जॉन सेले का कहना था कि ये बिल्कुल ही देशभक्त नहीं था, ये अनपेट्रियट था, सेल्फिश था, क्योंकि सब लोग अपने अपने लिए ही लड़ रहे थे। कोई पेंशन के लिए लड़ रहा था, कोई अपने बेटे के लिए लड़ रहा था, कोई अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहा था। और ये बात तो देखिए सही है कि कोई लीडरशिप नहीं था यहाँ पे, यानी कि कोई भी नेतृत्व नहीं था। तो रिवोल्ट फेल हो गया। रिवोल्ट इसलिए फेल हुआ क्योंकि एकता नहीं थी, संगठन नहीं थी, हमारे पास हथियार भी बहुत ज़्यादा नहीं थे, हमारा पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा वाइड नहीं था, हर जगह नहीं हुआ, आम आदमी ही थे, बहुत हाई क्लास लोग ने तो पार्टिसिपेट भी नहीं किया। सिंधिया, होलकर और निज़ाम, ये लोग तो ब्रिटिशर्स के हेल्प कर रहे थे, ये तो शामिल भी नहीं थे, ये खिलाफ थे, हमारे ब्रिटिशर्स का हेल्प कर रहे थे। तो हुआ क्यों? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण, जो कि डलहौजी के द्वारा लाया गया कि एडॉप्टेड सन राजा नहीं बन सकता। सब्सिडरी अलायंस के कारण, जो कि वेलेस्ले के द्वारा लाया गया कि आपको अंग्रेज़ों की आर्मी रखनी होगी, अपनी आर्मी आप नहीं रख सकते हैं। ब्रिटिशर्स बार बार प्रॉमिस करते थे, तोड़ देते थे। नाना साहेब जो बाजीराव टू के एडॉप्टेड सन थे, इनको नहीं मिला, पेंशन नहीं मिला। इसको याद रखिएगा, बाजीराव के नहीं थे, बाजीराव टू के एडॉप्टेड सन थे और इनको पेंशन नहीं दिया गया और इस कारण से ये रिवोल्ट तोड़ दिया, मतलब रिवोल्ट शुरू हो गया। धुंधुपंथ कहते हैं इनको। इकोनॉमिक कॉज क्या था? बहुत ज़्यादा टैक्स था, यहाँ का जो हस्तशिल्प कला था सब बर्बाद कर दिया गया था। और फार्मर्स के बारे में आप जानते हैं कि परमानेंट सेटलमेंट या फिर महलवाड़ी, रैयतवाड़ी से इनको ज़मींदारी प्रथा के कारण फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा पीड़ित किया जा रहा था। मिलिट्री कॉस्ट क्या है कि सैलरी कम मिलता था, 87% जो है वो इंडियन थे, सैलरी कम दिया जाता था। फिर डिस्क्रिमिनेशन होता था, भेदभाव होता था। अगर कोई पंजाब के हैं और वो लड़ने के लिए लंदन जा रहे हैं तो उनको कोई भत्ता नहीं दिया जाता था, तो भत्ता भी खत्म कर दिया गया था। ये मिलिट्री कॉज था। रिलीजियस कॉज ये था कि सती प्रथा, भले ये अच्छी बात है लेकिन हमारे धर्म में बाहर के लोग क्यों आकर हस्तक्षेप करेंगे, तो 1829 में सती प्रथा खत्म हो गया। विडो री मैरिज को शुरू कर दिया गया 1856 में। चाइल्ड मैरिज को बैन करने की बात की गई थी। तो ये सारे कारण हैं। बाकी इमीडिएट कॉज आपको पता है कि ग्रीस कार्टिलेज जो है वो इमीडिएट कॉज है। इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग हुआ करते थे।
जब ये रिवोल्ट खत्म हुआ तो क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया जो कि 1858 का है। अब गवर्नर जनरल नहीं होंगे, वाइसरॉय होंगे। पहले वाइसरॉय भी कौन बने, तो ये लॉर्ड कैनिंग ही बने। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स खत्म कर दिया गया और जो भारतीय हैं उनको यहाँ पे कम किया गया मिलिट्री में और ज़्यादा अंग्रेज़ों को रखा गया, और जितना भी यहाँ पे खर्च हुआ वॉर के समय वो सब भारतीयों से लिया गया। ये सब किस चीज़ के आधार पर था, ये सब पील कमीशन के आधार पर था। तो 10 मिनट के अंदर हमने 1857 का रिवोल्ट रिवाइज कर लिया है। सवाल यहीं से आएंगे, तो एक राउंड इसको वापस से देख लीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप इसको शेयर भी कर लीजिएगा। इसी तरह से तुरंत करंट अफेयर्स पढ़िए आप मेरे साथ रोज़ सुबह 8 बजे इसी चैनल पर जिसका नाम है बीपीएससी उत्कर्ष। थैंक यू।